प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज हम आदिकाल के भाग 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरुतुंग मेरुतुंग का प्रमुख ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ये देखिए, मेरुतुंग का प्रमुख ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यह कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ है। आइए हम लोग प्रबंध चिंतामणि के बारे में कुछ जान लेते हैं। कभी कभी अंदर से भी क्वेश्चन बना देता है, तो हम लोग देखेंगे कि यह संस्कृत ग्रंथ है। इतना यह ध्यान दीजिएगा कि यह संस्कृत ग्रंथ है। यह देखिए, यह है, ये देखिए, यह संस्कृत ग्रंथ। इतना पहले तो आप इतना देखेंगे कि यह संस्कृत ग्रंथ है। यह संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। हमें बड़ी एक मात्रा भी रहती है, अगर छोटी है तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। तो फिर से एक बार देखिए, यह संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रबंध चिंतामणि के बारे में इतना जानकारी रहनी चाहिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे सोमप्रभ सूर्य। देखिए, सोमप्रभ सूर्य जी हैं। ये देखिए, सोमप्रभ सूर्य का प्रमुख ग्रंथ है कुमारपाल प्रतिबोध। ये कुमारपाल प्रतिबोध है। यह भी कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है और एलटी में भी आया था। तो कुमारपाल प्रतिबोध के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए, यह एक गद्य पद्यमय, देखिए, यह एक गद्य पद्यमय, ये देखिए, यह एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत, इतना ध्यान दीजिए, संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बीच बीच में संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। तो आपका हो जाएगा कुमारपाल प्रतिबोध। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं वररुचि। वररुच का प्रमुख ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। वररुच लेखक हैं, इनका प्रमुख ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। यह भी आया हुआ सवाल है टीजीटी में भी पीजीटी में भी। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है, तो वररुच का। आगे हम लोग देखेंगे प्राकृत प्रकाश के बारे में जानेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस रासो काव्य को वीर गाथा काव्य का आधार माना है, उनका वर्तमान रूप अप्रामाणिक है। कुछ आलोचक उन्हें परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। ये देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासो काव्य को
वीर गाथा काव्य का आधार माना है। उनका वर्तमान रूप अप्रामाणिक है। कुछ आलोचक उन्हें परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। और थोड़ा आगे देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 रचनाओं को, ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 रचनाओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। उनमें 8 पुस्तकें देसी भाषा में लिखी हैं और 4 साहित्यिक भाषा में। आप लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें स्पष्ट लिखा है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने पुस्तकों का वर्णन किया है। तो 12 पुस्तकों का या 12 रचनाओं का। ये साफ साफ देखिए, अभी लिखा है 8 पुस्तक यहाँ पे हैं और 4 पुस्तक यहाँ पे है। और यहाँ पर हम स्वयं लिखे हैं 12 पुस्तक या 12 रचनाओं को इन्होंने प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे हम देसी भाषा में लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए, देसी भाषा में लिखित पुस्तकें, बीसल देव रासो। ये देखिए बीसल देव रासो, इसके रचयिता हैं नरपति नाल है या लेखक हैं नरपति नाल, बीसल देव रासो। आप लोग हमारे साथ साथ भी बोलिए तो आप लोगों को जल्दी याद भी हो जाएगा। बीसल देव रासो नरपति नाल है, बीसल देव रासो नरपति नाल है। खुमान रासो, खुमान रासो, ये देखिए कहीं कहीं न मिलता है, कहीं कहीं अण भी मिलता है। तो इसे आप लोग परेशान मत होइएगा कि न लिखे हैं कि अण नहीं लिखे हैं। परेशान मत होइएगा, कहीं कहीं अण मिल जाता है। तो ये टाइपिंग में भी थोड़ा सा होता है, कभी कभी न नहीं अण नहीं लिखा पाता टाइपिंग में। तो खुमार रासो दलपत विजय। आगे देखेंगे पृथ्वीराज रासो। ये देखिए पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। एक बार फिर से, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जय चंद प्रकाश भट्ट केदार। आगे देखेंगे जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। ये देखिए जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो को ही आलखंड के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए आल हो आधा ल रहेगा, ह हो जाएगा, ऐसे देखिए आलखंड। और यह भी कई बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है और एक अच्छा सा क्वेश्चन बना है कि परमाल रासों का अन्य नाम क्या है। तो परमाल रासों का अन्य नाम है आलखंड और इसके रचनाकार हैं जगनिक। ये देखिए जगनिक। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली विद्यापति। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 8 पुस्तकें जो है इनकी देसी भाषा की, ये देख लीजिए 8 पुस्तकें देसी भाषा में लिखी हैं। अब आगे इनके हम साहित्यिक पुस्तकों को देख लेते हैं। ये देखिए साहित्यिक भाषा में, देखिए साहित्यिक भाषा में इनकी पुस्तकें हैं विजय पाल रासो, इसके रचनाकार हैं नल सिंह। और दूसरा है हम्मीर रासो, हम्मीर रासों के रचनाकार हैं सारंगधर। मित्रों सारंगधर थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। आप लोगों को हम बता देते हैं कि सारंगधर देखिए कैसे लिखते हैं। इसकी टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए ये देखिए सारंगधर ऐसे लिखा जाता है। ये देख लीजिए टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, चूँकि
अंग है उसके नीचे ग लिखना है और ऊपर ऊपर रेफ का र भी लिखना है। तो एक बात आप लोग यह भी ध्यान देंगे कि कभी कभी जैसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपको शब्दों को तोड़ना जोड़ना में, तो अगर पूछ लिया कि इसमें ग आधा है कि पूरा है, तो आप ये देखने में तो नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखिए देखने में तो नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन यह ग पूरा है, यह ग पूरा है और अंग जो है यह आधा है। हम हम कभी आप लोगों को चर्चा करेंगे शब्दों को जोड़ना और तोड़ना के बारे में, तो यह ग पूरा है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, कीर्ति पताका यह विद्यापति की है, कीर्ति पताका विद्यापति की, ये देख लीजिए ऊपर कर दे रहे हैं, अब देख लीजिए कीर्ति पताका विद्यापति की। तो इनकी साहित्यिक पुस्तकें भी यहाँ समाप्त होती हैं। और अगर आप लोग इसको थोड़ा सा याद करने की अगर ट्रिक भी देख सकते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि विजय हमारे कीर्ति हैं, तो स्पष्ट आप लोगों को दिख जाएगा कि विजय हमारे कीर्ति हैं। तो इससे हो जाएगा जैसे विजय पाल रासो, देखिए जैसे हो गया विजय हमारे कीर्ति हैं, तो कीर्ति से दोनों आ जाएगा, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये आ जाएगा। ठीक मित्रों, और थोड़ी सी परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार ये देखिए थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जब तक भाषा बोल चाल में थी, लिखने में भी थोड़ा, ये देखिए जब तक भाषा बोल चाल में थी, बोल चाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही। और थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि किसने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा, तो भरत मुनि ने। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं।